सानवी रूहान एपिसोड 11। अब नेक्स्ट। प्रतापगढ़। रूहान की गाड़ियां एक कतार में आगे बढ़ रही थी। लगभग 10 से 15 गाड़ियां थी वो। सानवी आराम से सोई हुई थी। देव ने धीरे आवाज में रूहान से पूछा, किंग बॉस, क्या अब हम सीधा वहीं पर जाएंगे या फिर पैलेस चलना है? रूहान ने उसे घूर कर देखा और कहा, जितना कहा है उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। रूहान की बात सुनकर देव एकदम से चुप हो गया और बैठे बैठे अपना काम करने लगा। कुछ देर में उनकी गाड़ियां एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई, जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ खंडहर जमीन थी। वहीं पर 5-6 हेलीकॉप्टर रुके हुए थे। रूहान ने सानवी को गोद में लिया और वो उसे लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। उसके बैठते ही बाकी सब बॉडीगार्ड्स भी बाकी चॉपर में बैठ गए। कुछ ही मिनट में हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगे। उनकी तेज आवाज से सानवी ने थोड़ी सी चुलबुल की, जिसे देख रूहान ने जल्दी से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया, जिसे महसूस कर सानवी फिर से सो गई। लगभग 2-2.5 घंटे बाद हेलीकॉप्टर एक जंगली इलाके में रुक गया। हेलीकॉप्टर रुकते ही रूहान ने जल्दी से सानवी को गोद में लिया और फिर हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखें एक जगह पर रुक गई, जो अभी हल्के हल्के गुस्से से भर रही थी। सामने नीला शार समुद्र था और उस समंदर के सामने ही बड़ा सा शिप था, जो काफी यूनिक डिजाइन का लग रहा था। लेकिन उस शिप के सामने ही बहुत सारे आदमी खड़े थे, जिनके हाथ में बंदूक और अलग अलग हथियार थे। रूहान ने गुस्से से सबको देखा और फिर एक नजर सानवी पर डाली, जो आराम से सो रही थी। जिसे देख रूहान ने फिर से सानवी को हेलीकॉप्टर में सुला दिया और फिर अपने गर्दन को बुरी तरीके से मरोड़ते हुए उसने अपने हाथों के सिवलेस ऊपर चढ़ा दिए, जो पहले से ही फटे हुए थे। सानवी को गोद में उठाने के कारण उसे चेंज करने का मौका ही नहीं मिला और अब वह कोहनी तक फोल्ड किए हुए सिर्फ ब्लैक कलर का शर्ट, ऊपर से 2 बटन्स खुले हुए थे और कोहनी तक फोल्ड किए हुए उसके शर्ट की बाहें। रूहान इस वक्त बहुत ज्यादा डैशिंग लग रहा था। उसे देखकर वहां पर खड़े आदमी एक दूसरे को देखने लगे। वह आदमी देखने में जितना कातिल था, उतना ही कातिलाना उसका अंदाज था। रूहान ने फिर एक बार अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर मरोड़ दिया और फिर अपनी गर्दन को एक झटका देते हुए अपनी ललकारी हुई आवाज में बोला, तुम लोगों को चैन नहीं है ना? अच्छा खासा प्लान बनाया था मैंने माओ के साथ एंजॉय करने के लिए, लेकिन नहीं, तुम बंदरों को चैन कहाँ मिलता है। अब एक एक करके तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इतना वक्त मेरे पास नहीं है। मेरे माऊ की आंखें खुलने से पहले तुम्हें भगवान के दर्शन जो कराने हैं। रूहान की ऐसी आवाज सुनकर वह सब लोग आदमी पल भर के लिए घबरा गए और अपने घबराहट को छुपाते हुए बोले, तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ, हमें अच्छे से पता है तुम्हारे अंदर कोई मर्दानगी नहीं है। रूहान ने गुस्से से उसे देखा और फिर अपनी दबंग आवाज में बोला, मेरी मर्दानगी क्या है मुझे तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरी दुनिया देखेगी, बहुत जल्द देखेगी। और अब तुम लोग इस नामर्द की थोड़ी बहुत तो झलक देख लो। रूहान को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे माथे के नसें फट कर बाहर आ जाएंगी। नफरत थी उसे इस शब्द से, नफरत, बेहद नफरत। लेकिन अभी ये नफरत धीरे धीरे मोहब्बत का रास्ता चुन रही थी, क्योंकि इस नामर्द शब्द को मिटाने के लिए उसकी जिंदगी में बाहर लाई थी उसके माऊ, जो अभी हमेशा उसके साथ रहने वाली थी। ना कि उसके नामर्द के टैग को हटाने वाली थी, बल्कि उसे जीने की वजह देने वाली थी। उसे इश्क कराना सिखाने वाली थी। उसका वजूद जो बन गई थी उसकी रानी सरकार। रूहान ने कातिल मुस्कान लिए बहुत डरावनी तरीके से उन सबको देखा और फिर अपनी जेब से बंदूक निकालकर बिना वक्त गवाए उन्हें गोलियों से उड़ाने लगा। वो बंदूक कोई नॉर्मल बंदूक नहीं थी, एक छोटी राइफल थी, जिसकी गोलियां बहुत ज्यादा खतरनाक थी।
सिर्फ एक गोली और इंसान के चिथड़े होने वाले थे, क्योंकि उस गोली में एक ऐसा केमिकल मिलाया हुआ था जो बहुत ही खतरनाक था। जैसे ही गोली इंसान के अंदर जाएगी, कुछ ही पलों में वो केमिकल रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा और जहाँ पर गोली लगी होगी वह जगह बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। वहां पर खड़े वो 20-30 लोगों ने भी इसी तरह चिथड़े उड़ने लगे। उन सबकी हालत देख वहां पर खड़े बाकी लोग जो रूहान को मारने आए थे, उनकी हालत खराब होने लगी। सब लोग डर के मारे पीछे पीछे सरकने लगे, लेकिन इस वक्त वो लोग उस आग के सामने खड़े थे जो बुरी तरीके से जल रहा था और उसके अग्नि से अब उन्हें भगवान भी नहीं बचाने वाला था। वो लोग वहां से भागने लगे, लेकिन रूहान ने अपनी दूसरी भी राइफल निकाल कर उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथों में छोटी छोटी राइफल्स थी और वह सब लोगों को बुरी तरीके से मार रहा था। वहां पर इतना ज्यादा खून खराबा हो गया था कि किसी की गर्दन उड़ी हुई थी, तो किसी के हाथ पैर, तो किसी का धड़ और गर्दन अलग हो गए थे और पैर अलग हो गए थे। सब लोगों की बुरी से बुरी हालत हुई थी। रूहान ने सबको इतनी बेदर्दी से और इतने बेरहमी से मारा हुआ था कि वहां पर खड़े उसके बॉडीगार्ड्स भी डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनका ये किंग बॉस जब भी गुस्सा होता था, एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता था। एक ऐसा जानवर जो किसी पर रहम नहीं खाता था। सच कहती थी उसकी माँ, उसका भेड़िया भेड़े से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था वो। जिस पर झपट्टा मारता था, उसके चिथड़े उड़ा देता था। यहाँ पर सानवी आराम से हेलीकॉप्टर में सोई हुई थी। वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में थी कि उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसके कान में जोर जोर से इतनी सारी गोलियों की आवाज पड़ी, तो वह हड़बड़ाते हुए नींद से जाग गई और अपनी अधखुली आंखों से चारों तरफ देखने लगी। उसकी नजर चारों तरफ घूमी तो उसका सर चकरा गया। उसकी आंखें हैरानी से और शौक से बड़ी बड़ी हो गई। उसका वो बेदर्द भेड़िया, उसके राणा जी, अपने दोनों हाथों में राइफल लिए सबको बुरी तरीके से उड़ा रहा था। ये नजारा देख सानवी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वह वही स्टैचू की तरह बैठी हुई सामने का नजारा देखने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची हो। वो बुरी तरीके से कांप रही थी। यहाँ पर रूहान ने सबको ढेर कर दिया था और फिर अपने दोनों राइफल को अपने मुंह की तरफ ले जाकर उस पर धीरे से फूंक मार दी और फिर उसे दोनों राइफल को जेब में रखकर अपने गर्दन को मरोड़ते हुए पीछे की तरफ घूम गया। वो इतनी डरावनी तरीके से पीछे की तरफ घूम गया कि वहां पर खड़े बॉडीगार्ड एकदम अलर्ट मोड पर आ गए और खड़े हो गए। चेहरे पर उनके कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर सब लोग बुरी तरीके से कांप रहे थे। देव और ब्राउन भी अपना थूक निगलते हुए वहां पर खड़े थे। उन दोनों के अंदर इतनी ताकत थी कि वह भी एक वक्त पर 50-60 लोगों को धो देंगे, लेकिन उनके किंग बॉस के सामने उनकी भी हालत पतली हो जाती थी। उस बेदर्द के अंदर इंसानियत कहाँ थी? वो तो सिर्फ तभी राम बनता था जब वो अपनी फैमिली के साथ होता था, वरना वो सिर्फ दिखावे के लिए था। असल में तो था वो रावण, एक राक्षस, ऐसा बेदर्द और बेरहम जो बहुत ही खतरनाक था। रूहान उतने ही कातिल अंदाज से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। सानवी जो शौक होकर उसे देख रही थी, उसे हेलीकॉप्टर के नजदीक आता देख वह हड़बड़ा गई और चुपचाप से सीट पर लेट गई। लेकिन उसकी ये हरकत उसके राणा जी ने देख ली थी, जिसे देख रूहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए धीरे से बोला, उफ माऊ, तुम्हारा ये कातिलाना अंदाज, क्या करूं मैं तुम्हारा? इतना क्यूट क्यों हो मेरे माऊ का बच्चा? तबाही हो तबाही तुम। कहते हुए रूहान हेलीकॉप्टर के नजदीक आ गया। देव ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन रूहान ने उसे हाथ दिखाकर फिर उंगलियों से इशारा करते हुए पीछे की तरफ होने के लिए कहा, जिसे देख देव चुपचाप पीछे खिसक गया।
फिर रूहान ने दरवाजा खोला और अपनी नौटंकी करते हुए माऊ को देखने लगा, जो अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए एकदम सिमटी हुई सोई हुई थी। जिसे देख रूहान ने अंदर जाकर एक नजर उसे देखा और फिर जहां पर थोड़ी सी जगह थी वहां पर बैठ गया और फिर धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से अपनी दबंग आवाज में बोला, सानवी को सुनाई देगा इतनी ही तेज आवाज में खतरनाक तरीके से बोला, रूहान, मेरी माऊ का बच्चा सानू बेबी, अब अगला नंबर तुम्हारा है। मुझे ऐसे बदतमीज लोग और मेरी बात ना मानने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई मेरे खिलाफ या मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करता है तो मेरा कलेजा गर्म हो जाता है और फिर वह इंसान भी मेरे कलेजे की तरह जल जाता है। यूं नो ना, बुरी तरीके से चीथड़े उड़ जाते हैं। रूहान के ऐसी खतरनाक बातें सुनकर सानवी, जो अभी अभी कांपना बंद कर चुकी थी, वो फिर से कांपने लगी। उसने अपनी आंखें इतनी कसकर बंद कर दी मानो रूहान को वह देखना ही नहीं चाहती हो। उसने डरते हुए अपने आप से कहा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे मेरे भोले भंडारी, कहाँ है आप? दया करिए महादेव, हमारी पुकार सुन लीजिए भोलेनाथ। वह अपने आप से धीरे धीरे बोल रहे थे कि तभी उसके कानों में बहुत ही दमदार रूहान की आवाज पड़ी। भोलेनाथ ने तुम्हारी पुकार सुन ली माऊ, चलो अब उठ जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रूहान की आवाज सुनकर उसकी गर्म सांसें जैसे ही सानवी के गर्दन और कानों को छुई, सानवी के बदन में एक झंझनाहट सी दौड़ गई और उसके होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। रूहान, उसके होठों को इस तरह हिलते हुए देख रूहान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने सख्त अंगूठे से उसके होठों को धीरे से सहलाते हुए बोला, माऊ बच्चा, तुम मुझे उकसा रही हो। रूहान के ऐसे कहने पर सानवी ने जल्दी से अपने दोनों होठों को अंदर ले लिए और अपनी आंखें खोलते हुए अपना सर ना में हिलाने लगी। जिसे देख रूहान ने उसे आंखों से ही इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रूहान को ऐसे देख सानवी ने धीरे से अपने होठों को अलग किया और बोली, मेरी नींद पूरी हो गई है और अब मुझे भूख लग रही है। इतना कहकर उसने फिर से अपने दोनों होठों को अंदर ले लिया और फिर अपने मासूमियत भरी नजरों से उसे देखने लगी। राणा जी के उस माऊ के बच्चे की वो मासूमियत देख राणा जी झट से पिघल गया और फिर उसके बालों को सही करते हुए बोला, बस कुछ वक्त, फिर हम डिनर करेंगे। सानवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख रूहान ने उसके दोनों होठों को देखा और फिर अपना अंगूठा उसके निचले होठों के थोड़ा सा नीचे रखकर और फिर दूसरी उंगली उसके होठों के ऊपर रखकर उन दोनों को खोल दिया, जिससे सानवी के होठ जो अंदर थे वो बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही रूहान ने जोर से उन होठों पर स्मूच किया और फिर सानवी को उतने ही नजदीक से अपने दबंग आवाज में बोला, इन पर सिर्फ हमारा हक है रानी सरकार, और इसे सजा देने का भी सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। इसलिए ये होठ वैसे ही रखो जैसे मुझे पसंद है। रूहान की गर्म सांसें सानवी के होठों को छू रही थी, जिस कारण सानवी की सांसें तेज हो गई। पर जैसे ही रूहान की बात सुनी, सानवी के पेट में तितलियां उड़ने लगी। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प आ गए थे। उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया, जिसे देख रूहान हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया और सानवी भी चुपचाप उसके पीछे आ गई। मरना थोड़ी था इस सनकी हुई आदमी के पीछे लगकर, क्या पता सच में उड़ा दिया तो। फिर दोनों भी हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। बाहर आकर रूहान ने सानवी का हाथ पैर से पकड़ लिया और उसे शिप की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही सानवी ने सामने शिप को देखा, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और खुशी से उछलते हुए रूहान से पूछा, क्या हम इसमें जाएंगे? इतनी बड़ी शिप? रूहान ने उसे खुश होते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, आओ हम आज इसमें जाएंगे।
रूहान की बात सुनकर सानवी बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने रूहान के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागते हुए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही रूहान ने महसूस किया कि सानवी ने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने उस हाथ को देखा जो अभी सानवी के हाथ में था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और सानवी को देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सानवी के खुशी से भरे चेहरे को और उसकी बेशकीमती मुस्कुराहट को अपने आंखों से देखा, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वो भी खुश होकर उसे अपनी जुनून से भरी नजरों से दीवानगी और पूरी शिद्दत से देखने लगा। उसे खुश देख रूहान के चेहरे पर बहुत नशा चढ़ रहा था। सानवी खुश होते हुए आगे बढ़ते हुए भाग रही थी। जब वह शिप के थोड़े नजदीक आई, उसने खुश होकर पीछे मुड़कर रूहान को देखा और अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे जल्दी आने के लिए कहा और फिर उसे देखते हुए आगे बढ़ने लगी, जिस कारण सानवी एक झपक के आवाज के साथ उस समंदर में गिर गई। सानवी आराम से पीछे देखते हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो एक झपक की आवाज के साथ समंदर में गिर गई। जैसे ही सानवी समुंदर में गिरी, जोर से आवाज हुई, जिस कारण सब बॉडीगार्ड्स की जान हलक में अटक गई और वह तेजी से आगे बढ़ने लगे। रूहान, जो सानवी को प्यार से देख रहा था, उसके साथ ऐसा कुछ होता देख वो एकदम से घबरा गया और जोर से सानवी को आवाज लगाते हुए उसकी तरफ भागा। सानी को तैरना नहीं आ रहा था, जिस कारण वो पानी के अंदर डूबती जा रही थी। जिस तरफ सानवी गिरी थी, उस तरफ पानी की गहराई थोड़ी कम थी, लेकिन जो भी गहराई थी, वो सानवी के लिए बहुत ज्यादा थी। रूहान भागते हुए आगे बढ़ा और उसने अपनी शर्ट को फाड़ कर वहीं पर फेंक दिया और भागते हुए ही अपने शूज उतार दिए और फिर जोर से पानी में छलांग लगा दी। सानवी अपने हाथ पैर मारते हुए रूहान को आवाज दे रही थी, राणा जी, राणा जी, मुझे बचा लीजिए, मैं डूब रही हूँ राणा जी। रूहान ने उसे जाकर कसकर पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगाकर पानी के ऊपर की तरफ आ गया, जहां पर पानी की गहराई कम थी। सानवी अभी भी अपने हाथ पैर चलाते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थी, राणा जी, मुझे बचा लीजिए राणा जी, मैं डूब रही हूँ। उसकी हरकत देख रूहान को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूहान ने गुस्से से सानवी को देखा और फिर अपने दांत पीसते हुए जोर से बोला, माऊ, ये क्या किया तुमने? ये क्या हरकत है? सानवी उसकी तेज आवाज सुनकर होश में आ गई और खुद को उसके बाहों में देख बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, गिर गई। उसकी क्यूटनेस देख रूहान का दिल धक धक करने लगा। वो उसे और डांटना चाहता था, पर उसकी वो प्यारी सी आवाज सुनकर उसे शिद्दत से घूरते हुए बोला, ध्यान रखना चाहिए ना, अगर कुछ हो जाता तो? तुम समझती नहीं, जान निकाल दी तुमने मेरी। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपने मुंह का पाउट बनाया और फूले हुए गालों को लिए बोली, मैं गिर गई, भीग गई और आप मुझे डांट रहे हैं राणा जी। सानवी की हरकत देख रूहान बेचैन हो रहा था। ऊपर से उसका वो भीगा हुआ खूबसूरत बदन। रूहान काफी ज्यादा उत्तेजित हो रहा था। उसने खुद को शांत किया और अपना थूक निगलते हुए बोला, तुम ना मेरे लाड़ प्यार से बिगड़ रही हो और मुझे बिगड़ने पर मजबूर कर रही हो। कहते हुए रूहान सानवी के ऊपर लेकर ऊपर आ गया। उसने सानवी को पूरी तरीके से अपने आप में कैद कर रखा था, ताकि उसे कोई देख ना ले। हाँ, तो मत कीजिए ना मेरे लाड, वैसे भी कहा मैं आपकी कौन लगती हूँ। कहते हुए सानवी ने उसे अपने आप से दूर किया और साइड में जाकर खड़ी हो गई। उसे साइड में होता देख रूहान का चेहरा गुस्से से भर गया। कहीं कोई उसके माऊ को ऐसे देख तो नहीं रहा है ना? जिसे देख उसने अपना चेहरा घुमाकर चारों तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड्स दूसरी तरफ चेहरा करके खड़े थे।
जो पहले उन्हें ही देख रहे थे। लेकिन जैसे ही सानवी नीचे उतरी और रूहान की नजरें घूम गई, सब लोग अपना चेहरा पीछे की तरफ घुमाकर खड़े हो गए। मरना थोड़ी था इस भेड़े के नजरों में आकर। जब रूहान को एहसास हुआ कि सानवी को कोई देख नहीं रहा है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली और फिर अपने कदम सानवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, माऊ, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, चुपचाप अंदर चलो, देखो पूरी भीग गई हो। सानवी ने उसे अजीब नजरों से देखा और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, आप भी तो भीगे हैं, क्या आपको मैं ही दिख रही हूँ? उसका ऐसा उल्टा जवाब सुनकर रूहान ने अपने माथे पर त्योरियां चढ़ाई और उसके नजदीक जाकर उसके ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया और फिर उसके आंखों में देखते हुए अपनी दबंग भरी आवाज में बोला, आवाज नीचे, माऊ, आवाज नीचे। मुझे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। थोड़ा तमीज से बात करना सीख लो। तुम्हारी ये बदतमीजी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूहान की दबंग आवाज सुनकर सानवी की बोलती बंद हो गई और वो अपने होठों को बाहर निकालकर उसे देखने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके कमर पर हाथ डाला और उसे सीधा कंधे पर उठाकर शिप की तरफ चलने लगा। सानवी ने गुस्से से उसके पीठ पर मुक्का दिखाया और खुद में बड़बड़ाई, भेड़िया कहीं का, बोरी की तरह उठा लिया मेरे को। क्या मैं इन्हें बोरी नजर आ रही हूँ? हे महादेव, हे भोलेनाथ, पता नहीं इस आदमी के साथ रह रहकर मुझे क्या क्या बनना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रूहान ने अपनी दमदार आवाज में उससे कहा, अब तो 5 हो गए माऊ, और उस पर अब ब्याज भी लगेगा। 5 पर 5 किस, 5 तुम्हारी पनिशमेंट की और 5 उस पर लगे ब्याज की। रूहान की बात सुनकर सानू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो अपने हाथ पैर हिलाते हुए बोली, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। आपके कान बज रहे हैं, सीरियसली में आपके कान बज रहे हैं। देखिए, आपका कान चेक करें, कहीं पानी वानी तो नहीं घुस गया आपके कान में? अगर हाँ तो बता दीजिए, मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। आप बार बार गलत सुन लेते हैं और फिर मेरी गलती ना होने पर भी मुझे पनिशमेंट मिलती है। सानवी की बात सुनकर रूहान ने अपनी खतरनाक आवाज में उसे कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहरा हो गया हूँ? रूहान की बात सुनकर सानवी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने हंसी को कंट्रोल किया और तिरछी नजरों से रूहान को देखा और खुद के मन में बोली, देख तो नहीं रहा है ना, नहीं तो फिर से पनिशमेंट कर देगा। उसके सिवा इसे आता क्या है, भेड़िया कहीं का, आया बड़ा आऊ आऊ करने वाला। हे भोलेनाथ, उनके साथ रह रहकर मैं भी पता नहीं कैसे उटपटांग हरकतें कर रही हूँ। फिर उसके मन में ख्याल आया, तू ऐसे ही तो थी, बस वक्त और हालत ने तुझे बहुत कुछ सिखा दिया और बहुत कुछ करने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही सानू के जहन में ये ख्याल आया, उसका अभी चिढ़ा हुआ चेहरा मायूसी में बदल गया और वो एकदम से मायूस हो गई। सानवी को शांत देखकर रूहान को काफी ज्यादा अजीब लगा। उसने झट से सानवी को वैसे ही कंधे पर से अपने गोद में लिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त आंखें बंद करके उसके गोद में थी। उसे इतना शांत देखकर रूहान ने उसे हल्का सा हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ माऊ? सानवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस भूख लगी है। सानवी एक्सपर्ट थी, वो किसी भी मामले में कैसे बात को घुमाना था उसे अच्छे से पता था, लेकिन वो भी रूहान सिंह राणा था, जो उड़ते हुए पंछी के भी पर गिन ले। उसने अपने माऊ की उदासी कैसे छुप सकती थी? रूहान सानवी को लेकर शिप के अंदर आ गया और सीधा वहां से उनके कमरे में चला गया। कमरे में आकर रूहान सानवी को बाथरूम की तरफ ले गया और उसे ले जाकर सीधा बाथ टब में गिरा दिया। उसकी हरकत से सारा पानी एक छपाकी आवाज के साथ ऊपर की तरफ उड़ गया, जिससे सानवी एकदम से हड़बड़ा गई और वह बाथटब से उठने लगी। लेकिन वो ऐसा करती उससे पहले ही रूहान उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। सानवी बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही थी,
जिसे देख रूहान ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और फिर अपने पूरे बॉडी का वजन उसके ऊपर डालते हुए बेहद कशिश भरी आवाज में बोला, माऊ, हिलो मत बच्चा। रूहान की ऐसी कशिश भरी आवाज सुनकर सानवी उसके आंखों में देखने लगी। उसने अपने हाथ पैर हिलाना छोड़ दिए थे और बस उसके आंखों में देखे जा रही थी। जिसे देख रूहान ने उसके माथे को चूम लिया और धीरे से उसके कान में अपनी दबंग मदकर उतनी ही उसकी वॉइस में बोला, आई वॉन्ट यू माऊ बेबी। उसकी बात सुनकर सानवी हड़बड़ा गई और शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसका चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया था। दिल जोरों से धड़क रहा था। सानवी लाल चेहरा देख रूहान को उसके ऊपर काफी ज्यादा प्यार आ रहा था और वो एक टक सानवी के आंखों में देखे जा रहा था। सानवी की धड़कनें वो अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसका आकर्षक बदन इस वक्त खुला था, जिस कारण सानवी को और ज्यादा शर्म आ रही थी। रूहान का दिल बेचैन होकर धड़क रहा था और वो दीवानगी से उसे देखे जा रहा था। धीरे धीरे उसका चेहरा सानवी के चेहरे के बहुत नजदीक चला गया। उन दोनों के चेहरे के बीच बस 1 इंच का फासला था। उसे अपने इतने नजदीक देख सानवी की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, जिस कारण वो तेजी से सांसें लेने लगी। सानवी की हरकत से रूहान बहुत ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसने अपने आप पर बहुत कंट्रोल कर रखा था, लेकिन एक मर्द था, कब तक खुद पर कंट्रोल करता। एक तो पहली बार उसको ऐसी लड़की मिली थी जिसे वह शिद्दत से छू सकता था और अब तो वो उसके जीने की वजह तक बन गई थी। ऐसे में उस लड़की को अपने आप से और खुद को उससे कितने दिनों तक दूर रखने वाला था। इस दिन का तो उसने कितने शिद्दत से इंतजार किया था और जब अब वह दिन वह रात आ गई थी तो कैसे खुद को रोक कर रखने वाला था। उसने सानवी के आंखों में देखा और फिर बहुत बेचैनी से पूछा, माऊ, प्लीज कुछ तो कहो। उसकी बात सुनकर, उसकी बेचैनी से भरी आवाज सुनकर सानवी ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा और फिर रुआसा चेहरा बनाकर बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसके गालों को अपने रफ हाथों से सहलाते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सानवी ने रोने आवाज में कहा। पर रूहान ने उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए वह उसके ऊपर से उठ गया। रूहान को अपने ऊपर से उठता देख सानवी ने चैन की सांस ली और वह उसे देखते हुए अपने मन में बोली, मत आइए राणा जी मेरे इतने पास, मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। आपकी ये धड़कनें, आपकी ये सांसें, आपकी ये बेचैनी और आपका ये आकर्षक रूप, आपका ये प्यार देखकर मैं बेकाबू होती जा रही हूँ। मेरा खुद पर से काबू छूटता जा रहा है। पर कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत ज्यादा रोक रहा है। कहते हुए वो उदास हो गई। रूहान उसके ऊपर से उठ गया और वो उसे देखे बिना ही बोला, जाकर चेंज कर लो, डिनर के लिए जाना है। कहते हुए रूहान वहां से चला गया। उसके जाते ही सानवी ने अपनी आंखें बंद कर दी और वैसे ही बाथटब में लेटी रही। रूहान की वो बेचैनी उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही थी। कुछ देर बाद वो बाथटब में से उठ गई और साइड डोर से पास वाले कमरे में चली गई, जहां पर उसके लिए कपड़े रखे हुए थे। सानवी ने आगे बढ़कर उन कपड़ों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत से टैटू को पहनाया हुआ था। वो एक रेडीमेड साड़ी थी जो ब्लैक कलर की थी और उस पर व्हाइट और स्काई रंग के डायमंड लगे हुए थे। वो साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। उस पर व्हाइट डायमंड का नेकलेस और उसी से मैच इयररिंग लगी हुई थी। सानवी ने उस साड़ी पर प्यार से हाथ घुमाया और खुश होकर बोली, वाओ, इट्स ऑसम। कहते हुए उसने साइड में देखा तो वहां पर सानवी के लिए रेड अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे। उसे देख तो सानवी का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो गया और वो शर्माते हुए बोली, ये हौसी भेड़िया इन्हें ऐसे खुले छोड़कर कैसे जा सकता है। हे राणा जी, आप तो हद है। सानवी बड़बड़ाई। तभी उसके कान में रूहान की बेहद आकर्षक आवाज सुनाई दी, अब छुपा कर रखता तो तुम्हें कैसे पता चलता। और हद नहीं, हद के पार है हम रानी सरकार।
जल्दी से रेडी होकर आ जाओ माऊ, आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। जैसे ही सानवी के कान में रूहान की आवाज पड़ी, वो एकदम से झेपते हुए हड़बड़ा गई और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाने लगे। उसकी पकड़ अपने टॉवल पर कस गई। वो घबराहट से यहाँ वहां देख रही थी। तभी उसके कान में रूहान की आवाज पड़ी, मुझे ढूंढना बंद कर दो माऊ, मैं वहां नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ माऊ, मैं तुम्हें देख नहीं सकता। मुझे इतनी जल्दी तुम्हें ऐसे नहीं देखना है। प्लीज कम फास्ट, तुम्हारे पास 20 मिनट है। 20 मिनट के अंदर रेडी हो जाओ, वरना मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हें रेडी करने के लिए। कहते हुए रूहान की आवाज बंद हो गई, जिसे सुनकर सानवी ने मुंह बनाया और धीरे से बोली, हे भोलेनाथ, सच में आपने कैसा नमूना भेज दिया है मेरी जिंदगी में। जो मैं नहीं सोचती उससे कहीं ज्यादा तो ये दिमाग वाले हैं। मतलब देखना नहीं है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ये इन्हें जरूर सुनना है। जा सानू बेटा, अभी तुझे इन्हें संभालना है। कहते हुए सानवी रेडी होने लगी। लगभग 15 मिनट बाद सानवी रेडी हो गई। साड़ी तो उसकी रेडीमेड थी, इसलिए पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर उसने अपने लंबे बालों को मेसी बन बनाया और फिर कुछ बाल आगे की तरफ लेकर उसने हल्का सा मेकअप किया। पूरी तरीके से रेडी होने के जाने के बाद सानवी बाहर आई। जब वो बाहर आई तो उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे रूहान के ऊपर चली गई, जो लैपटॉप लिए अपने काम में मशगूल था। इस वक्त उसने भी ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का शर्ट, जिसकी बाहें कोहनी तक फुल थी और शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स खुले हुए थे, जिस कारण उसके सीने पर बना आधे मुंह वाला भेड़िए का टैटू साफ साफ नजर आ रहा था। जिसे देख सानू ने अपना थूक निगल लिया और उसे देखने लगी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा कातिल नजर आ रहा था। उसके हाथ में पहने उसकी अंगूठियां, ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में पहने वो रॉयल वॉच, गले में सिल्वर और गोल्ड की चेन थी। सलीके से सेट उसके बाल थे। इस वक्त रूहान बहुत ज्यादा कातिल नजर आ रहा था। कोई उसे इस हालत में देखता तो बस देखता रह जाता। सानवी अपनी पलकें बिना झपकाए उसे देखे जा रही थी और उसे देखकर आहें भर रही थी। रूहान को जब उसके आने का एहसास हुआ, उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और फिर अपने होठों को जुबान से गीला करते हुए उसने सानवी की तरफ देखा। सबसे पहले उसकी नजर सानवी के पैरों पर गई। उसके पैरों में इस वक्त स्काई एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की फ्लैट हील वाली सैंडल थी, जिस पर आगे स्टोन से वर्क किया हुआ था और उसमें से उसके गोरे पैर हल्के हल्के दिख रहे थे, जिस पर ब्लैक कलर की नेल पेंट थी। उसके गोरे पैरों पर वो सैंडल और वो बहुत ब्लैक कलर की नेल पेंट बहुत ज्यादा जच रही थी। उसने अपना थूक निगला और धीरे से अपनी पलकें उठाते हुए उसकी नजर सानवी के कमर पर आकर रुक गई। सानवी ने एक हाथ पर पल्लू ले रखा था, जिस कारण उसका पेट या कमर कुछ भी दिख नहीं रही थी, जिसे देख रूहान ने अपनी आंखें बंद की और फिर से मुंह से हल्के से आवाज निकाली, शिट, सब ढक दिया इसने। कहते हुए उसने अपनी आंखें खोलकर वहां से और ऊपर की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे रूहान की नजर ऊपर जा रही थी, उसके नजरों में सानवी का हुआ धकता हुआ फिगर आ रहा था। उसके उस उभरे हुए उभार को देखकर रूहान ने अपना थूक निगला और अपने बेचैन दिल को शांत करते हुए उसकी नजर सानवी के गले पर आकर रुक गई, जहां पर उसके हल्के गोरी स्किन नजर आ रही थी और उस पर व्हाइट स्टोन का नेकलेस, जिसे देखकर रूहान के आंखों में हल्की चमक आ गई और उसने अपनी नजर ले जाकर सीधा सानवी के चेहरे पर रोक दी, जो शर्माते हुए एकटक उसे देखे जा रही थी। सानवी का खूबसूरत सा चेहरा देखकर उसका दिल मचल उठा और वह बेचैन होकर अपनी दीवानगी भरी नजरों से उसे शिद्दत से देखने लगा। इस वक्त उसके आंखों में बेहिसाब कशिश थी, बेहिसाब मोहब्बत थी। वह अपलक सानवी के चेहरे को देखे जा रहा था, जो बार बार अपने आगे आए हुए बालों को एक हाथ से पीछे की तरफ ले जाकर कान में फंसा रही थी और वो बाल भी बड़े बवाल थे, बार बार उससे मस्ती किए जा रहे थे
और जैसे सानवी उन बालों को कान के पीछे करती, रूहान के सीने में एक अलग ही तरंग उमड़ आता। फिर वो बाल फिर से उसके गालों पर आ जाते, जिसे देख उन बालों को देखकर रूहान को दिल मचल उठा। उसने मन ही मन उन बालों से भी जेलस फील हुआ और उसने गुस्से से उन बालों को देखा और देखते हुए अपने मन ही मन में कहा, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन बालों को भी काट दूं, लेकिन इन बालों से जो मेरी माँ की खूबसूरती उभर कर आ रही है, उसे मैं खोना नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। कहते हुए रूहान ने अपने दोनों हाथ अपने पैंट पर रख दिए और फिर अपने हाथों को उंगलियों को आपस में उलझाकर उन्हें मरोड़ दिया, जिससे कड़ कड़ की आवाज आ गई। उस आवाज को सुनकर सानवी होश में आ गई और शर्माते हुए नीचे देखने लगी। उसका वो शर्माना रूहान को घायल कर गया और वो अपनी जगह से उठ गया और अपने कदम धीरे धीरे सानवी की तरफ बढ़ाने लगा। सानवी उसे अपने नजदीक आते हुए महसूस कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज उसके मन में कुछ अलग ही उमंग तरंग रहे थे। उसे बहुत ही खूबसूरत सा एहसास हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काफी सुकून महसूस हो रहा था। रूहान सानवी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने सानवी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। उफ, कयामत लग रही थी आज उसकी माऊ, जो उस पर आज कयामत बरसाने वाली थी। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था और उसे अपना बदन तपता हुआ महसूस हो रहा था। उसने धीरे से सानवी के नाक को चूम लिया और फिर अपनी बेचैनी भरी दबंग आवाज में धीरे से बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस मिसेस राणा। कहते हुए रूहान ने उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही रूहान ने सानवी के माथे को चूम लिया, सानवी ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, पूरे शरीर में गूज़बम्प आ रहे थे, जिसे महसूस कर सानवी का चेहरा लाल टमाटर होता जा रहा था। उसे ऐसे देख रूहान धीरे से अपनी दबंग भरी जुनूनी आवाज में बोला, कितनी शिद्दत से देखूं तेरा चेहरा। तेरे चेहरे में वो कशिश है जो किसी और नजारे में नहीं। नशा भी क्या नशा है तुम्हारे सामने, सब कुछ फीका है इस खूबसूरती के आगे। रूहान की बात सुनकर सानवी अपनी आंखें बंद कर दी और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और धीरे से बोली, बस करिए राणा जी। कहते हुए सानवी ने अपनी नजरें फिर से झुका दी। उसकी ये अदा रूहान को बार बार घायल कर रही थी। दोनों का दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था। रूहान ने धीरे से सानवी के हाथ को चूम लिया, जिसे महसूस कर सानवी ने अपना हाथ उसके होठों पर से हटा दिया और उस हाथों से की मुट्ठी बना दी, जिसे देख रूहान ने उसके कमर पर हाथ रखा और धीरे से उसके कान के नजदीक जाते हुए बोला, चले माऊ। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख रूहान ने उसके कमर को धीरे धीरे छूते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके छूने भर से सानवी के बदन में सिहरन दौड़ गई और वो एकदम से सीधी खड़ी हो गई। उसकी हरकत देख रूहान मन ही मन हंस पड़ा और खुद से बोला, तुम्हें तो प्यार से अपना बना लूंगा बाबू, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे प्यार को मुझे हासिल करना है, ना कि जोर जबरदस्ती से तुम्हें अपना बनाना है। लेकिन तुम्हें अपना बनाकर तो रहूंगा ही रहूंगा, वो भी आज ही। ये वादा है तुम्हें तुम्हारे राणा जी का। कहते हुए रूहान मन ही मन जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त क्रूर मुस्कान थी। रूहान आगे चल रहा था और सानवी एक कदम उसके पीछे थी। जैसे ही रूहान आगे चलने लगा, सानवी ने अपने हाथ की मुट्ठी को खोल कर देखा और फिर उस हाथ को अपने चेहरे के सामने लाकर उस मुट्ठी को खोल दिया और फिर धीरे से उस हाथ को चूम लिया। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती राणा जी। अब तो सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ रही हो। जितने पल आपके साथ मुझे जीने को मिलेंगे, मुझे उस प्यार से सुकून से जीना है। क्या पता आगे चलकर मेरी खुशी को किसी की नजर लग जाए। कहते हुए सानवी मन ही मन उदास तीन सांसें मुस्कुरा दी।
रूहान सानवी को लेकर कमरे से बाहर आ गया। तब सानवी ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो शिप में अंधेरा था, जिसे देख सानवी ने घबराकर रूहान का हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिसे महसूस कर रूहान ने सानवी का कस लिया और उसे अपने आगे करके उसके कमर को पकड़ लिया और आगे चलने लगा। सानवी ने जैसे एक कदम आगे लिया, उसे बहुत सॉफ्ट सा एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसने नीचे देखा तो वहां पर हल्की लाल रोशनी पड़ी थी, जिसे देख आ- सानवी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको कहानी के आगे के एपिसोड सुनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।